हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस दिखाने के बाद में आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज मांगा जाए या फिर आपसे कहा जाए कि अब इसके बाद आप ये सब्सक्रिप्शन लीजिए, ये कोर्स लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स को FB, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको नई नई अपडेट्स मिलती जाएं। और चाहे NTSC हो, ओलंपियाड हो, सारे हर तरह की तैयारी आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर की सीरीज चल रही है और 2 टेस्ट पेपर हमने सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, किस कक्षा के करवाए हैं? कक्षा 6वीं संस्कृत वाले बच्चों के लिए शब्द परिचय प्रथम भाग और शब्द परिचय द्वितीय भाग, ये 2 पाठ थे जिनमें हमने पढ़ लिए थे। और इनमें क्या पढ़े हमने? शब्द परिचय प्रथम भाग में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा। जितने भी पुरुष का बोध करवाने वाले, पुरुष जाति का बोध करवाने वाले जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। और शब्द परिचय के द्वितीय भाग पाठ में हमने क्या पढ़ा? स्त्रीलिंग शब्दों को, यानी कि स्त्रीवाची शब्दों का जो बोध करवाते हैं आकारांत शब्द, यानी जिन शब्दों का अंत किससे होता है? बड़या की मात्रा से अंत होता है, तो वो प्रायः सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। ठीक है ना। अब इसी क्रम में आपका जो तीसरा पाठ है शब्द परिचय तृतीय भाग। ठीक है ना। तो इस तृतीय पाठ में हमने आपको टेस्ट पेपर दिया था, पढ़ा तो हम चुके ही हैं आपको। टेस्ट पेपर दिया था हमने, हम देखा कि अब आपने कितना कर पाए हैं सही, कितना नहीं कर पाए हैं, या फिर आप कहीं पर जो परेशानी आई है या क्यों आई है, तो उसको हल करवाने के लिए हम देखो आपको बताते हैं कि ये जो हमने टेस्ट पेपर दिया उसको कैसे हल करना था या किस प्रकार से कैसे प्रश्न हमारे दिए गए थे। ठीक है ना। जैसे पहला हमारा प्रश्न है, उचित विकल्पम चित्वा वाक्य पूर्ति कुरुत, यानी उचित विकल्प को चुनकर आपको वाक्य की पूर्ति करना है। जैसा कि 2 पाठों में हमने 2-3 चीजें तो आपको क्लियर कर ही दी हैं कि हमारे पास किसी वाक्य में सबसे पहले क्या होती है? संज्ञा होती है। संज्ञा यानी नाम, किसी का नाम होगा। यानी आप ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख लो तो भाई सब काम हो रहे हैं, कोई उठ रहा है, कोई चाय, आप अपने सुबह से घर में उठकर आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपके घर में क्या क्या हो रहा है, आपकी घर की दिनचर्या क्या है। तो कोई खाना बना रहा होगा, कोई अखबार पढ़ रहा होगा, कोई चाय पी रहा होगा, कोई तैयार हो रहा होगा, कोई स्कूल जा रहा होगा, कोई ऑफिस जा रहा होगा। सब अपने अपने काम कर रहे हैं। अर्थात इस जीवन में जो हो रहे हैं काम, वो किसी ना किसी की वजह से हो रहे हैं, कोई ना कोई है तभी वो काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें, और भाई वो काम करने वाला कुछ ना कुछ नाम वाला होगा। तो कहेंगे क्या चलते फिरते लोग ही काम करते हैं? बोले नहीं, निर्जीव भी काम करते हैं। बोले कैसे? बोले कार नहीं चलती है क्या? निर्जीव है ना, पर चल रही है। पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। अच्छा, केवल क्या मनुष्य ही काम करते हैं? नहीं, पशु पक्षी भी करते हैं। कैसे करते हैं? चिड़ियां चहकती हैं, हाथी चिंघाड़ता है, शेर गरजता है, गर्जना करता है, दौड़ता है। ठीक है, किसी का शिकार करता है। और अब कहें तो चलो ये तो पशु पक्षी हो गए, तो बादल गरजते हैं, हवा चलती है, पानी बहता है, सब काम कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ काम हो रहा है। काम करने वाला कोई ना कोई नाम वाला होगा, उसका नाम होगा और उसी नाम को कहा जाता है संज्ञा। क्या कहा जाता है? संज्ञा। ठीक है। और संज्ञा को संस्कृत में दिखाने के लिए जैसे कहें कि हवा चल रही है, या कहें ये बादल हैं, काले बादल हैं, काले, अब कुछ नहीं कहना, हमें कुछ नहीं कहना, हमने कहा काला बादल। अब हमने सिर्फ क्या कह दिया? काला बादल। ठीक है ना। अब उस काला बादल को अगर आपको संस्कृत में कहना है, हिंदी में तो काला बादल कह दिया, इंग्लिश में आपने ब्लैक क्लाउड कह दिया, लेकिन उसी को संस्कृत में कहना है तो क्या करो? तो भाई जो नाम और संज्ञाएं हैं उनके उन हर एक रूप के, देखिए राम को राम ही कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, राम को क्या कहा जाता है? राम ही कहा जाएगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर कहें कि राम को देखा तो उसमें राम तो राम रहा, लेकिन उसमें को जुड़ गया, लेकिन अलग रहा। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा राम ने पुस्तक पढ़ी, एक जगह राम, देखिए हमने राम को अभी हमने 7 बार लिख दिया। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। राम को हमने कितनी बार लिख दिया? 7 बार। एक जगह हमने हिंदी में ही बता रहे हैं, अब हमने एक जगह के राम ने पुस्तक पढ़ी, हमने राम को देखा, राम के द्वारा रावण को मारा गया, राम के लिए माता ने भोजन बनाया,
राम से सीता अलग हो गई, राम की अयोध्या, ठीक है, राम में या राम पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं, तो एक जगह हमने कह दिया राम पर। अब देखिए जरा, यहाँ पे आपको राम, राम तो राम ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये राम कौन है? नाम। कौन है ये? नाम, यानी संज्ञा। संज्ञा में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उनमें कुछ हमारे पास चीजें जुड़ी जिसने उनको कुछ कुछ अलग बना दिया। बोले क्या बना दिया? बोले एक जगह जहां पे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने विद्या अध्ययन की, राम ने बाण चलाया, राम ने तीर मारा, तो एक जगह राम के साथ में ने जुड़ा हुआ है, एक जगह को जुड़ा हुआ है, एक जगह के द्वारा लगा है, एक जगह के लिए, यहाँ पे से लगा है, यहाँ की लगा है, यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये जो चिन्ह होते हैं, हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि बच्चे, आप 6वीं क्लास में हो, और 6वीं क्लास ही क्या है? आपकी नींव है, संस्कृत सीखने की नींव है। और इसी में बच्चे जब विद्यालय जाते हैं, उन्हें शब्द रूप याद करने को तो बोल दिया जाता है कि बेटा राम के शब्द रूप याद कर लो, बालक के कर लो, सीता के कर लो, बालिका के कर लो, दुनिया के सबके याद कर लो। और वो केवल बच्चे कितने किसके लिए याद करते हैं कि पेपर में कह दिया जाएगा कि ये जो बालिका है, हम आपको यथार्थ बात बता रहे हैं जो हमने महसूस की है, पढ़ाया हमने 5-6 साल विद्यालय में, तो बच्चों को हमने देखा कि वो क्या मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कि वो किस लिए कर रहे हैं कि अगर प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बालिका ये जो पद है इसका तृतीय विभक्ति का द्विवचन का रूप क्या होगा, तो ये प्रश्न हल करने के लिए हम याद कर रहे हैं बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका और बालिकया, बालिकाभ्याम। अब हम कहेंगे बालिकाभ्याम होता है और हम ये उत्तर लिख के आ जाएंगे। मतलब हमने किस लिए किए शब्द रूप याद? इसलिए किए कि हम ये जो प्रश्न आए इसको हल करके आ जाए और बस खत्म का। ये नहीं समझा कि ये शब्द रूप क्या केवल आपको रटवाने के लिए करवाए जा रहे हैं, रटवाने के लिए नहीं करवाए जा रहे हैं। जैसे आप इंग्लिश जब सीखते हो, हिंदी सीखते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको जोड़ने के बताई जाती हैं कि नहीं, ये राम ने ऐसा काम किया, राम को देखा, राम के द्वारा ऐसा किया गया। अब राम तो वही थे, लेकिन इनके संग में ये जो चिन्ह जुड़े, इनने उनको कहीं ना कहीं अलग अलग कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। तो बोले कैसे खड़ा कर दिया? तो ये जो शब्द रूप है आप क्यों याद करो, उसका बता रहे हैं कि वो क्यों याद करना जरूरी है। हिंदी में जब आप कह देते हो कि राम ने ऐसा किया, राम को देखा, ये सब चीजें कह देते हो हर एक लगा के, इसी को संस्कृत में दिखाने के लिए आप हिंदी की ये शब्द तो प्रयोग करोगे नहीं करोगे ना। उसके लिए बनाए गए विभक्ति, उसके लिए बनाए गए एक तरह से सुबंत प्रत्यय। अब सुबंत प्रत्यय आपके सामने भारी भरकम शब्द जो हो जाएगा। चलो हम छोटी सी बात पे आ जाते हैं कि सुबंत प्रत्यय ना लेके हमने कह दिया कि जो आप जब शब्द रूप की टेबल देखोगे, उसमें एक जगह राम में सबसे ऊपर वाली लाइन को पढ़िए, सबसे ऊपर वाली लाइन को पढ़िए तो क्या लगा हुआ है बताइए? रामः, रामौ और रामाह लिखा हुआ है। बालक देख लीजिए, बालक का मिल जाए शब्द रूप, तो क्या पहली जो लाइन है और पहली लाइन को नाम क्या दे दिया जाता है? प्रथमा। ऊपर लिख दिया जाता है कि ये सब क्या है? विभक्ति। क्या क्या दिया जाता है कि ये सब है विभक्ति और ये है प्रथमा, यानी प्रथमा विभक्ति। और फिर आ जाएगी द्वितीय से लेकर ऐसे सप्तमी तक रहती है, फिर संबोधन भी रहता है। और यहाँ लिख दिया जाता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमारे बेचारे भोले बच्चों को पता है, ये बस रट लेते हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं समझ पाते हैं। तब हमें दुख इस बात का होता है कि उन्हें याद है, उनसे पूछो षष्ठी विभक्ति एक वचन का क्या नाम होगा, अभी तुरंत दोहराएंगे, कहेंगे रामस्य। लेकिन अब रामस्य का अर्थ क्या निकल रहा है वो नहीं है पता। कितने दुख की बात है कि याद भी है लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं आता है ना। तो वो हमें आज सिखाना है आप लोगों को। ये हम टेस्ट पेपर क्यों बता रहे हैं ये, क्योंकि ये टेस्ट पेपर भी इन्हीं चीजों से सॉल्व होने वाले हैं। केवल हमें ये नहीं कहना है कि बताओ ये लिखा है आम्राणी मधुराणी, तो बताइए आम्राणी मधुराणी के लिए कौन सा हमारा सर्वनाम आएगा? एतत आएगा, एते आएगा, एतानी, और हम कहते हैं एतानी आएगा, हमने पहले पढ़ा दिया है, सो बस ये उत्तर हो गया। ये करवाना हो तो हमें अभी 10 मिनट नहीं लगेंगे, अभी हम सारे आपको टेस्ट के सारे प्रश्न हल करके एक तरफ रख देंगे, इसमें कोई देर नहीं लगनी है। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो आप लगाओ, ये चीज लिखोगे कैसे लिखोगे वो बताना चाह रहे हैं।
तो चलिए अपन इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो राम जो विसर्ग है, विसर्ग अपने साथ में नी का चिन्ह लेके बैठ रहा है, नी को अपने अंदर छुपा लिया। यानी आपको हिंदी में आप कहते हो कि राम ने पुस्तक पढ़ी या राम बाजार गया, राम ने पिक्चर देखी या राम, जो भी काम करने वाला जब राम बन रहा है, या कोई भी व्यक्ति चाहे वो हाथी, घोड़ा, बादल, पानी, हवा, कोई भी हो, जो काम करने वाले बनेंगे, उन काम करने वालों को संस्कृत में लिखने के लिए इस प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करिएगा। आपकी सच बताएं, हमें क्यों हमारे अंदर से सारी चीज निकलती हैं? क्योंकि आपके समय पे जब हम पढ़ने वाले थे ना, जब हम पढ़ने के लिए बैठते थे, हमें कोई बताने वाला नहीं था। ये चीजें हमने भी की, हमने भी रटे, लेकिन उनका प्रयोग, लेकिन हमारे भाग्य अच्छा था, हमें भी एक बहुत अच्छे शिक्षक मिले, विद्वान शिक्षक, उन्होंने हमें सिखाया। हमने कहा सर हम ये याद करते हैं, इसका मतलब क्या है, क्यों याद करते हैं? उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया, हमारी एक चीज़ उन्होंने बताई। तो ये इसीलिए ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से निकलती है कि जो समस्या हमें शुरुआत में मिली, हम कम से कम नहीं तो हमने 6वीं पढ़ ली, 7वीं पढ़ ली, 8वीं पढ़ ली, 9वीं पढ़ ली, 9वीं तक हमने पढ़ा और केवल ऐसे ही पढ़ते थे कि याद कर लिया और लिख आए, अर्थ नहीं समझ पाए कि क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ, प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये बनेगा, ठीक है लिख आएंगे। अब बुद्धि अच्छी थी, याद हो जाता था, लेके आते थे, लेकिन अर्थ नहीं समझ पाए थे आज तक। 10वीं में मिले आखिरकार, फिर वही शिक्षक हमें आगे की पढ़ाई में मिले और उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें करवाई। तो अब हमें 10वीं का इंतजार करना पड़ा आगे, लेकिन आप 6वीं से ही आप सीख जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है ये प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति किस लिए बनाई जाती है? बोले राम अगर कभी काम करने वाले बन रहे होंगे, हम कहेंगे राम ने पढ़ा, तो हम लिखेंगे रामः। कहेंगे 2 राम ने पढ़ा, अब बोले राम तो एक ही हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं क्या? तो बोले अकेली हम एक राम की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी काम करने वाले अगर 2 व्यक्ति हैं तो उनको आप क्या करो, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप लगा दो। मान लो कि 2 बालक पढ़ते हैं, तो राम के स्थान पे हमने वही बालक को लिया और बालक का रूप लगा दिया बालकौ। अब कहा सब लड़के खेलते हैं, बोले नहीं लड़कियां खेलती हैं, लड़के क्यों कहें, राम और बालक ही क्या खेल सकते हैं, क्या लड़कियां नहीं खेल सकती? बिल्कुल खेल सकती हैं। तब अब लड़कियां ना 1 रह गई, ना संख्या में 2 रह गई, जब बहुत सारी हो गई, तब वही उनका रूप क्या बन जाएगा, प्रथमा विभक्ति का हम जो बहुवचन याद करते हैं या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करते हैं, किस लिए? कर्ता बनाने के लिए करते हैं। तो हम कहेंगे बालिकाः खेलन्ति या बालिकाः क्रीडन्ति, ठीक है। तो जो प्रथमा विभक्ति है आप किस लिए याद करते हो? कर्ता को बनाने के लिए। यानी कर्ता कौन होता है? जो क्रिया को करता है, जो काम को करता है। कहीं पे भी दुनिया में आप बस, आपको जब वाक्य बनाना है संस्कृत का, और आपको ये देखना है कि जहां पे कोई भी हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, या कोई भी हो, निर्जीव हो, सजीव हो, अगर वो कोई काम कर रहा है और उसको आपको संस्कृत में बनाना है, तो आप प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही जब को हमें जोड़ना होता है उसमें, तब हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। जब उसमें हमें के द्वारा जोड़ना होता है, ये राम के द्वारा, तो कहेंगे कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति हो गई। तो यहाँ पे राम क्या कर्ता नहीं रहे? बोले नहीं, क्योंकि जो कर्म होता है, बोले अब हमने जैसे कहा कि मैंने राम को देखा, मैंने राम को देखा, तो अब यहाँ पे देखने की क्रिया करने वाली मैं हो गई। मैं कौन बन गया? कर्ता। मैं कौन हो गई? कर्ता हो गई। और राम को मैंने देखा, यानी देखने के द्वारा मैंने जिसको देखा वो कौन हो गया? मैं कर्म हो गया। फिर कर्ता नहीं रहे राम, राम के साथ में जैसे ही चिन्ह को जुड़ा, राम कौन बन गए? कर्म। कर्म क्या होता है? जिसको काम करने वाला सबसे अधिक पसंद करे, अपनी क्रिया के द्वारा उसी को चाह रहा हो। पढ़ने के द्वारा आपको कॉमिक्स अच्छी लग रही है, आप कॉमिक्स पढ़ रहे हो। आपको देखने के द्वारा फोन देखना अच्छा लग रहा, तो फोन आपका कर्म हो गया, ठीक है। अपनी क्रिया के द्वारा जिसको जो मैंने आज पिया, क्या पिया? मैंने आज फ्रूटी पी, तो फ्रूटी क्या हो गई? कर्म हो गई आपकी। आपके अपने पीने के द्वारा क्या पीना चाहा, ठीक है ना। तो ये जिसके साथ में को जुड़ जाए, फिर वो कर्ता नहीं रहता है, वो कर्म बन जाता है, और कर्म के लिए फिर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर जहां पे मतलब जिस वाक्य में आपको ऐसा लगे कि हमने कहा कि मैंने पुस्तक पढ़ी, तो बोले मैं कौन हो गई? कर्ता। पढ़ा, क्रिया हो गई, तो बोले ये पुस्तक क्या है? बोले पढ़ने के द्वारा जिसको चाह रहे हो, कर्ता जिसको अपनी क्रिया के द्वारा चाह रहा है, वो कर्म है।
कर्म को दर्शाने के लिए क्या करें? बोले जैसे द्वितीय विभक्ति में राम के रूप क्या बन जाते हैं? रामम, रामऊ, रामान। तो हमने कहा मैंने राम को देखा, तो कहेंगे अहम रामम पश्यामि, मैंने राम को देखा। मैंने दो लड़कों को देखा, तो कहेंगे अहम बालकऊ पश्यामि। बोले मैंने सब लड़कों को देखा, तो क्या कहेंगे? अहम बालकान पश्यामि, मैंने लड़कों को देखा। समझ गए? तो यहीं पे अब ये जो राम है उसमें को का चिन्ह हमें जोड़ना था, इसीलिए विसर्ग हटा के उसमें माहलंत लगा दिया गया। समझ गए? अब यहीं पे राम क्या बन गए? काम के सहायक बन गए, काम करने वाले नहीं बने। उनके साथ में जो चिन्ह था वो की द्वारा जोड़ना था, कि राम के द्वारा माना गया। ध्यान कीजिएगा, या तो प्रथमा विभक्ति तब लगती है या तो उसके साथ में नी लगा हुआ हो, नी नहीं लगा हुआ हो तो और कोई चिन्ह नहीं हो, ये भी ध्यान कीजिए। या तो नी लगा हुआ हो या कोई चिन्ह ना ही हो, तब ही ये प्रथमा विभक्ति बनेगी। या फिर केवल इनका नाम बताना हो कि यह राम है, तब भी प्रथमा लगेगी। समझ गए? लेकिन जैसे ही अगर के द्वारा या से इसी में जुड़ जाए, समझ जाना कि वो सहायक बन रहा है, तो उसको आपको तृतीया विभक्ति में बदलना है, क्योंकि आगे के जो पाठ आने वाले हैं इन्हीं से संबंधित है, इसलिए बेटा हम ये सब चीजें आपको बता रहे हैं। तो तृतीया विभक्ति में राम हमारा बन जाता है रामेण, फिर बन जाता है रामाभ्याम, और फिर बन जाता है हमारा रामैः। ठीक है, अर्थ क्या निकलेगा? अब इसमें तृतीया विभक्ति जुड़ गई। तृतीया विभक्ति का जहां पे जुड़ती है उसका चिन्ह हो जाता है के द्वारा। यानी के द्वारा क्यों जुड़ता है? क्योंकि वो जो सहायता करता है, जो क्रिया का सहायक बनता है, वो करण कहता है। करणेश तृतीया सूत्र है ना। हमारे मन से नहीं चलो, सूत्र से चलेंगे अपन। महर्षि पाणिनि ने जो व्याकरण लिखी उसमें उन्होंने कहा कि करणेश तृतीया, करण में तृतीया विभक्ति लगाना, जो कारक का सहायक बने उसमें तृतीया लगाना। तो हम नहीं कह रहे हैं, महर्षि पाणिनि ने कहा, जिन्होंने व्याकरण की रचना की उनने कह दिया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जहां पे करण में आपने तृतीया विभक्ति लगाई उसमें की द्वारा का भाव जुड़ गया, वो सहायक बन गया। राम के द्वारा मारा गया, दो राम के द्वारा खेला गया, या दो राम के द्वारा दो बालकों के द्वारा गाना गाया गया, सब बालकों के द्वारा गाया गया, तो हो जाएगा बालकैः, बालकाभ्याम। समझ रहे हैं? के लिए का अर्थ छुपाना है, अब के लिए हम लिखेंगे तो नहीं, तो हम चतुर्थी विभक्ति लगा देते हैं, तो रामाय लिख जाता है। रामाय का अर्थ निकल आता है राम के लिए। राम के लिए माने भोजन बनाया, माता करता है। भोजन किसके लिए बना रही? राम के लिए। राम में के लिए का चिन्ह जोड़ा, इसलिए रामाय लिख दिया। अब कहा राम से सीता अलग हुई। अब जहां से दूसरा कोई अलग होने का भाव आ रहा है, वो क्या बन जाता है? बोले वो अलग होने की क्रिया तो सीता ने की, सीता करता रही, लेकिन कहां से अलग हो रही थी? राम से। अलग होने वाला से जुड़ता है तब पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और ये हो जाता है रामात। काकी के का अर्थ बताना हो, केवल संबंध बताना हो कि ये राम का घर है, राम की अयोध्या है, राम की माता है, राम के भाई है ना। तो यहाँ पे जहां पे का की के किसी शब्द में जुड़ा हो तो हम षष्ठी विभक्ति लगाते हैं, तो ये हो गया हमारा रामस्य। से लगने से काकी के का अर्थ जुड़ गया उसमें। फिर कहा राम पर। राम पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं। राम में बहुत सारे गुण हैं, राम में बहुत सारी विद्याएं हैं। तो में और पर जहां पे लगा हुआ हो तब हम सप्तमी विभक्ति के रूप हम क्यों याद करते हैं? उसमें में और पर का अर्थ जोड़ना है हिंदी में, हमें हिंदी से उसको संस्कृत में परिवर्तित करना है। हमें कहना है राम में बहुत से गुण हैं, तो आप कहेंगे रामे रामे बहुगुणाः सन्ति, राम में बहुत गुण हैं। समझ गए? तो ये भाई जो ये सारी चीजें हमने इसलिए बताई हैं क्योंकि अभी यहाँ पे आने वाला है क्या? आम्राणी मधुराणी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए अब हमने जब कि अभी आएगा, क्योंकि आगे वाले पाठ में इन विभक्तियों के भी सबके प्रयोग आएंगे, और अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो अब आप पाठ पढ़ेंगे जो हमने पढ़ाए हैं, उनमें आपको मिलेंगे कि कहीं पर किसी में षष्ठी लगी होगी, किसी में सप्तमी लगी होगी, किसी में कुछ लगी होगी। एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, आप संस्कृति पढ़ना चाहते हैं और सीख समझना चाहते हैं तो अब हमारे कहने पे है ना, डेली एक किसी भी शब्द के रूप याद करना सीख लीजिए। एक दिन अकारांत शब्द पढ़ लीजिए, एक दिन आकारांत की याद कर लीजिए। हमने याद करवाने की इतनी अच्छी ट्रिक भी बताई है कि एक दूसरे से करके आप याद कर लोगे। प्रयोग कहाँ करना है? तलवार हम हाथ में दे रहे हैं तो आपको चलाना भी सिखाएंगे, ये हमारी गारंटी है। शब्द रूप याद करवा रहे हैं और उनका प्रयोग ना सिखाएं तो कह देना कि मैम आपने क्यों याद करवाए थे। धातु रूप हमें याद करवा रहे हैं, उनका प्रयोग हम आपको सिखाएंगे।
यहाँ पे देखिए क्या करना था, वाक्यों में पूर्ण करना था। अच्छा ये कहानी हमने क्यों बताई, अब जैसे यहाँ क्या लिखा है, आम्राणी और मधुराणी, तो हमारी जो संज्ञा थी, हमने संज्ञा को बताया कि संज्ञा को दर्शाने के लिए या फिर कर्ता बनाने के लिए, किसी शब्द को कर्ता के रूप में बनाने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी सिर्फ हमें या तो किसी का नाम बताना हो या फिर वो नाम कोई काम कर रहा हो, तब उसको संस्कृत में बनाने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति में रामः रामौ रामः जैसे बनते हैं, बालकः बालकौ बालकः, शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः, पहले पाठ में पढ़े हमने। अगर स्त्रीलिंग शब्द होते इसी की जगह पे तो उनका प्रथमा विभक्ति में कैसे बनता है, रमा बन जाएगी, रमा, या बालिका ले लेते नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए आपको। बालिका मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा का तैसा लिख दिया जाता है आकारांत शब्दों को। फिर द्विवचन में बालिका हो गई यानी दो लड़कियां, ये दो लड़कियां हैं तो कहेंगे बालिके, और बोले लड़कियां काम कर रही, दो लड़कियां काम कर रही हैं तब भी बालिके, यानी संज्ञा या कर्ता दोनों के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं, नाचती हैं या गाती हैं, जो भी है तो कहेंगे बालिकाः नृत्यन्ति, बालिकाः पठन्ति, बालिकाः गच्छन्ति। अब ये हो गए प्रथम पुरुष का, प्रथमा विभक्ति का ये अकारांत वाले पुल्लिंग शब्द हो गए, ये आकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द हो गए। लेकिन इस तृतीय भाग में हमें क्या पढ़ना था, बोले इसमें हमने आपको पढ़ाया था नपुंसक लिंग शब्दों को। बोले जो ना स्त्री हो ना पुरुष हो, तो कहते बस, बस कैसी है, नपुंसक लिंग। पत्ता कैसा है, नपुंसक लिंग। फल कैसा है, नपुंसक। घर कैसा है, बोले नपुंसक लिंग। पंखा कैसा है, नपुंसक लिंग। पलंग कैसा है, नपुंसक लिंग। समझ गए। तो ये जिससे ना पुरुष का बोध हो रहा है ना स्त्री का बोध हो रहा है, सो वो हो गया हमारा नपुंसक लिंग में। समझ गए। तो यहाँ पे उनके रूप कैसे बनते हैं प्रथमा विभक्ति में, उनके रूप फल जैसे बनते हैं, जो जैसे अकारात अ से अंत होने वाले, जैसे कहा फल, बस, ठीक है। अब हम क्या देते हैं, पुस्तक, ठीक है। फिर कहा फूल, ठीक है। पत्ते को क्या कहा जाता है, पत्ते को कहा जाता है पर्ण भी कहा जाता है, ठीक है ना, और पत्र भी कहा जाता है, पत्र। घर को क्या कहते हैं, गृह। ये सारे कैसे हैं, अकारांत शब्द है, यानी अ से अंत हो रहे हैं सभी। तो ये सभी नपुंसक लिंगवाची शब्द जो भी अकारांत होंगे उनके कैसे रूप बनाए जाते हैं, बोले प्रथमा विभक्ति के एक वचन में उसका रूप बनता है फलम, दो अगर फल होंगे तो कहेंगे फले, और बहुत सारे होंगे तो कहेंगे फलानी, ठीक है। ऐसे ही हो गया बस। बस को क्या कहते हैं, बसयान। बस जो होती है, बस को क्या कहा जाता है, बसयान। अकेली बसम बसे बसानी नहीं गाएंगे हम, बसयाने, बसयानम, ठीक है। तो इसको बनाएंगे बसयानम, वसयाने और बसयानी। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। फूल को क्या कहते हैं, फूलम फूले नहीं कहते हैं, फूल को संस्कृत में कहा जाता है पुष्प। क्या कहा जाता है, पुष्प, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, गृहम गृहे और गृहाणि, ठीक है ना। तो ये तो हो गई प्रथमा विभक्ति। अब इनके साथ में देखिए, हमने आपको पहले दो पाठों में ये चीज बता दी कि अकारांत शब्दों के साथ में स्त्रीलिंग वालों के साथ में यह वह का प्रयोग और पुल्लिंग के साथ में यह वह का प्रयोग। लेकिन अगर कहा जाए, जैसे हमने कहा कि यह लड़का है, यह लड़की है ना। अभी यहाँ पे तो पहला हमने बता दिया ये लड़का है, दूसरा कह दिया जैसे यह लड़की है, फिर कह दिया यह घर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह तो जैसा करते ऐसा लिखा, एक जैसा लगा, लेकिन यहाँ तो देखिए ये तो बदल गए, एक जगह पुल्लिंग हो गया, एक जगह स्त्रीलिंग हो गया, एक जगह नपुंसक लिंग हो गया। तो यह भी अपने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के लिए अलग अलग रूप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बोले यहाँ पे भी देखिए, और ये भी देखना जरूरी है कि जो यह आया है वो किसके लिए आया है, किसके लिए, लड़के के लिए आया है, तब वो अपने पुल्लिंग के रूप को लेके आएगा। तो प्रथमा विभक्ति की अभी हम सिर्फ बात करेंगे, क्यों करेंगे वो हम बता रहे हैं। प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग के लिए अपने रूप क्या बनाती है, एतत्। भाई यह को क्या कहा जाता है संस्कृत में, एतत् कहा जाता है। इसके भी कितने होते हैं, इसके भी 21 रूप होते हैं, है ना। इसमें संबोधन नहीं होता है। और राम के तो 24 रूप होते हैं, बालक के तो किसी का नाम होगा तो उसके तो 24 होंगे, संबोधन के तीनों मिला लो तो 24 बनते हैं। और लेकिन सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनके संबोधन हट जाता है, तो 21 रूप रहते हैं। 21 में से कौन सा उठाओगे,
बोले इसको देखेंगे, इसकी विभक्ति को पहचानेंगे, इसके साथ में, इनके साथ में जो विभक्ति लगी होंगी वही विभक्ति यह में लगा के हम सीधा लिख देंगे। अब आज और अच्छी थोड़ी गहराई की बात आपको समझा रहे हैं हम ये। तो यहाँ क्या हमने लगा, एतत्। एतत् पुल्लिंग के लिए अपना क्या रूप बनाता है, एषः, एतौ और एति। ठीक है, फिर हमने कहा स्त्रीलिंग के लिए यह शब्द क्या बनता है, एषा, एते, एताः, जैसा कि हमने अभी 2 पाठों में ये चीज पढ़ा दी। अब आते हैं नपुंसक लिंग के लिए, कहा कि यह फल है, ये दोनों पुस्तकें हैं, ये सभी पत्ते हैं, तो तब यह जो शब्द है वो अपना क्या रूप बदलेगा, बोले तब वह अपना प्रथमा विभक्ति में रूप बनेगा, एतत्, एते, एतानि। समझ गए, क्या आएगा, एतत्, एते, एतानि। तो अब जबकि लड़के के लिए कह रहे थे कि यह लड़का है, तो पहले हम क्या बदलेंगे, पहले संज्ञा को बदलते हैं, फिर इसके बाद सर्वनाम पर आते हैं। तो अभी हमने लिख ही दिया आपके सामने। अब चलिए संज्ञा बनाने के लिए संस्कृत में क्या प्रयोग करते हैं, लड़का लिखा हुआ है, काम नहीं कर रहा है लेकिन नाम तो है, नाम को बदलने के लिए कौन सी विभक्ति लगाओगे, लड़के को क्या कहते हैं संस्कृत में, बालक। बालक को संस्कृत में बदलने के लिए आप क्या करोगे, प्रथमा विभक्ति लगाओगे। क्या रूप बनते हैं, शब्द रूप की पहली लाइन क्या बनती है, बालकः, बालकौ, बालकाः। तो लड़का क्या बन जाएगा यहाँ पे, बालकः बन गया। अब ये जो यह शब्द है ये इससे पूछेगा कि आपके साथ में बताओ कि कौन सी विभक्ति लगी हुई है, आपके साथ में कौन सी विभक्ति लगी है, क्योंकि मैं आपके ही साथ में आया हूं। तो ये बालक कहेगा मैं पुल्लिंग हूं, मेरे साथ में प्रथमा विभक्ति और एक वचन लगी है, तो यह कहेगा मैं भी पुल्लिंग वाले में चला जाता हूं और प्रथमा विभक्ति के एक वचन का एषः का रूप लेके आ जाता हूं और आपके साथ में खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, यानी जो विभक्ति किसमें लगी होगी, संज्ञा में लगी होगी, उसके साथ वाली सर्वनाम में वही विभक्ति लगाई जाती है। समझ गए, क्योंकि अगर ये पुल्लिंग है तो यह भी पुल्लिंग वाला बनेगा, इसमें प्रथमा विभक्ति है तो इसमें भी प्रथमा लगेगी, यहाँ पे एक वचन है तो यह भी एक वचन वाला ही बनेगा। अब यहाँ से फिर लड़की की बात आई, तो लड़की को संस्कृत में क्या कहते हैं, बालिका। क्या कहा जाता है, बालिका। तो अब यह कहेगा बताओ आपका लिंग विभक्ति वचन क्या है, तो ये कहेगी मैं स्त्रीलिंग हूं, मुझे संस्कृत में बदलने के लिए, मुझे अपना रूप बताने के लिए मुझ में प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप मुझ में लगाया गया और मेरा नाम बालिका बना। तो बोले मैं भी कहाँ जाऊंगा, स्त्रीलिंग वाले में जाऊंगा जिसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का एषा लेके अपना रूप तुम्हारे साथ में आ जाऊंगा। ठीक है, तो अब यहीं पे यह की बात आई, तो बोले तुमने अपने वाले को देखा और तुमने अपने वाले को देखा, इनने अपनी लिंग विभक्ति पहचान ली, इसने अपनी लिंग विभक्ति पहचानी, तो ये कहेगा मैं भी अब आगे वाले अपनी संज्ञा का लिंग विभक्ति वचन पहचानूंगा। तो वो घर कहेगा कि मैं तो भाई ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं, मैं तो नपुंसक लिंग हूं, और मुझको भी जब संस्कृत में बदला जाएगा, केवल मेरा नाम बताया जाएगा तो प्रथमा विभक्ति लगाई जाएगी, तो प्रथमा विभक्ति में मेरा नाम बन जाएगा गृहम। तो वो कहेगा मैं भी नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लेके मैं तुम्हारे साथ में आ जाऊंगा, और यहां हम लिख देंगे एतत् गृहम। ठीक है, एतत् गृहम। समझ में आया कि जहां पे भाई जो हमारा सामने वाला शब्द होता है उसी के अनुसार उसी के लिंग विभक्ति और वचन, उसी का लिंग चाहे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग हो, उसी की विभक्ति प्रथमा विभक्ति और उसी के वचन जैसा ही हमारा सर्वनाम शब्द बनाया जाता है। तो अगर जैसे हमने कहा नपुंसक लिंग शब्द की बात कर रहे हैं, तो प्रथमा विभक्ति में यह के क्या रूप बनते हैं, पहले हम संज्ञा ले लेते हैं। संज्ञा मान लीजिए हमने ले लिया फल। ठीक है, फल को प्रथमा विभक्ति में बदलने के लिए, हमें उसका नाम बताने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो एक वचन में उसका रूप बनेगा फलम, 2 फल होंगे तो कहेंगे फले, बहुत सारे होंगे तो कह देंगे फलानी। ठीक है, फिर अगर इसी के लिए सर्वनाम शब्द यह का प्रयोग करना होगा तो उसके प्रथमा विभक्ति के रूप बनेंगे एतत्, एते, एतानि, और ऐसे ही वह के अगर हमें रूप बनाने हैं, अगर इसी नपुंसक लिंग के लिए जब हमें वह का प्रयोग करना होगा तो वह को तत् कहा जाता है और उसके प्रथमा विभक्ति के रूप बनेंगे
बस दूर जाते जाते ए हट जाएगा, सो बचेगा तत, ते और तानी। अब यहाँ पे आपको ये जो तालिका थी ये इसी से प्रयोग होनी है। यहाँ हमें देखना है एतत, एते, एतानी ये सर्वनाम शब्द हैं। अब हमने हर तरह के आपको पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के और नपुंसक लिंग के तीनों तरह के सर्वनाम का प्रयोग करना बता दिया। तो अब आपको पहचानना है कि ये क्या लिखा है, आम्राणी। नाम पहचानिए, मधुर शब्द तो मीठा है, वो उसकी विशेषता बता रहा है। मधुर शब्द भी मधुराणी बना। अभी हमने आपको कहा, बताया ना कि संज्ञा जैसी होती है। संज्ञा में संज्ञा जिस लिंग, विभक्ति और वचन की होती है, उसके साथ में आने वाला सर्वनाम या फिर उसका विशेषण, विशेषण यानी विशेषता बताने वाला शब्द, उसी लिंग विभक्ति वचन का बनता है। तो देखिए, मधुर शब्द भी मधुराणी बन गया, उसमें भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन बन गया। जैसे फलम फले फलानी, आम्रम आम्रे आम्राणी, तो ऐसे ही मधुरम मधुरे मधुराणी। ठीक है ना। अगर स्त्रीलिंग, अगर पुल्लिंग वाली बात हो रही होती तो हम कहते मधुरः, स्त्रीलिंग के लिए होता मधुरा, और आम्र कैसे हो गए, नपुंसक लिंग हो गए, तो मधुर बन गया मधुरम। तो ऐसे ही सर्वनाम भी बदलेगा अपना रूप। अब लेकिन हम इसकी क्या पहचानेंगे, लिंग विभक्ति वचन। तो ये कौन सा है, नपुंसक लिंग है। इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, बोले प्रथमा विभक्ति में रूप बनता है। जैसे फलानी, तो कहेंगे प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। तो यहाँ पे यह के जो शब्द रूप दिए हुए हैं वो कौन सा आएगा, एक वचन वाला, द्विवचन वाला या बहुवचन वाला, तो कहेंगे एतानी। यहाँ पर बहुवचन वाला लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा एतानी आम्राणी मधुराणी। समझ गए। यानी जैसे संज्ञा का लिंग विभक्ति वचन होगा वैसा ही सर्वनाम और विशेषण का होगा। अब यहाँ देखिए लिखा है उद्यानम सुंदरम। देखते जाइए, विशेषण भी देखते जाइए, साथ साथ में बहुत सारी चीजें पक्की हो रही एक के साथ में। केवल टेस्ट पेपर ही सॉल्व नहीं कर रहे, हम बहुत सारी चीजें आपको साथ में बताते जा रहे हैं। उद्यानम का रूप कैसा बना है, फलम जैसा बना है। प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी हुई है। तो ये उद्यान से ये पूछेंगे कि भाई आप पुल्लिंग हो, आप स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, आप अपना लिंग विभक्ति वचन बता दो। ये कह देगा मैं उद्यान कैसा है, स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक लिंग है। इस आप में विभक्ति कौन सी लगी है, बोले प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। प्रथमा विभक्ति लगी है और एक वचन का रूप लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, बोले सह, ता या तत, ये यानी ये तीनों वह के रूप हैं। तो अब बताइए अब हम कौन सा रूप ले लें, पुल्लिंग वाला ले लें, स्त्रीलिंग वाला ले लें या नपुंसक लिंग वाला ले लें। बोले जब नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग वाला रूप लेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तत् उद्यानम सुंदरम। बस याने कुत्र गच्छतः, बस याने। अब बस यान मूल शब्द होता है, लगी क्या है, एक ही मात्रा। अच्छा, इससे पूछिए आप इससे पूछिए कि बताओ आप कौन हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग। बोले नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग में बसयान का बसयाने शब्द कहाँ बनता है, बोले प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में। कहाँ बनता है, द्विवचन में। तो इसके लिए जो सर्वनाम आएगा, चाहे यह का हो या वह का हो, वो प्रथमा विभक्ति द्विवचन का आएगा। तो चाहे तो एते का प्रयोग करेंगे या ते का। तो यहाँ पे दिया कौन सा है, बोले ते दिया है, तो हम यहाँ पे ते का प्रयोग कर देंगे। तत् इसलिए नहीं कि अगर एक होती तब हम कहते तत् बस यानम, दो हैं इसलिए ते बस याने। बहुत सारी होती तो हम कहते तानी बस यानानी। ठीक है, इस तरह से रूप बनाते। कोकिला कूजती। अब देखिए कोकिला आ गया। कोकिला शब्द कैसा है बताइए, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। तो कोकिला आकारांत शब्द है, अर्थात ये कैसा है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है, विभक्ति कौन सी लगी है, प्रथमा, वचन कौन सा है, एक। तो स्त्रीलिंग के अब हमें क्या लेना है, यहाँ पे यह के शब्द रूप दिए हुए हैं। तो एषः किसके लिए आता है, पुल्लिंग के लिए। एषा किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए। एतत् किसके लिए आता है, नपुंसक लिंग के लिए। तो ये जो कोकिला है वो स्त्रीलिंग वाली है, इसलिए इसके साथ में आएगा हमारा एषा कोकिला कूजति। अब फिर से देखिए, अभी लिखा है जनाः गच्छन्ति। चाहे क्रिया कर रहे हो या वो संज्ञा के रूप में हो, हमें तो ये प्रथमा विभक्ति वाले शब्दों को देख के हम सर्वनाम लगा देंगे।
जनाह से पूछेंगे बताओ भाई आप कौन हो, तो कहेगा हम तो जन यानी पुरलिंग। जैसे बालकः बालको बालकाः, तो जनः जनौ जनाः, बहुवचन का रूप बना। बहु प्रथमा विभक्त पुरलिंग भी है जिसमें प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का इसमें रूप लगा हुआ है, अर्थात अब हम जो यह या वह का रूप देखेंगे वो कैसा होना चाहिए, पुरलिंग वाला होना चाहिए, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। तो बताइए इसके लिए कौन सा बनेगा, बोले ये कौन सा, सह तौ या ते। सह यानी वह, तौ यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब। तो बताइए क्या आएगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप ते। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा प्रश्न हल। समझ गए। तो इसमें हमने इस वाली जो प्रश्न को हल करने के लिए हमने क्या सीखा कि संज्ञा जैसी होगी सर्वनाम हम उसी प्रकार का लगाएंगे और विशेषण शब्द भी उसी विभक्ति का लगाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आ गए, अभी हमने क्या सिखा दी, दो चीजें सिखाई आपको, संज्ञा के जैसे सर्वनाम लगाना और विशेषण भी देख लिया पढ़ने के, वैसे ही लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्रिया के साथ में अब आपको यहाँ कर्ता लगाने हैं। तो क्रियाएं भी कैसी होती हैं, बोले क्रिया लट लकार की अभी बात चल रही है, क्योंकि अभी आपकी लट लकार की ही आ जाए उतनी बहुत है, फिर धीरे धीरे एक लकार, हम क्या कहते हैं कि एक बार एक चीज आ जाए, फिर जैसे धातु रूप का, जैसे शब्द रूप का आपको समझ में आ गया कि प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। अब प्रथमा विभक्ति किसी में भी लगी होगी, किसी शब्द में लगी होगी, आप समझ जाओगे कि प्रथमा विभक्ति नाम या कर्ता के लिए हमें प्रयोग करना है। ऐसे ही धातु रूप आपने अगर लट लकार सीख लिया, आपको समझ में आ गया कि लट लकार जब वर्तमान काल में क्रिया बनाई जाती है तो उसमें जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो तीतः अंति सीतः था आमी आवह आमह लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता चल गया कि ये जो तीतः अंति है, सीतः था है, आमी आवह आमह है, क्या अर्थ बता रहे हैं और किन के लिए लगाए जाते हैं, तो क्रिया कोई भी बदल जाए वर्तमान काल में हो रही होगी तो आप तुरंत उसके साथ में लगा दोगे। समझ रहे हैं। तो जैसे लट लकार की क्रिया में यानी वर्तमान काल की क्रिया में कोई भी भाई काम हो रहा हो, कोई भी काम हो रहा हो, अगर वो वर्तमान में हो रहा है, पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, खेल रहे हैं, देख रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कोई भी क्रिया जब अभी हो रही है उसमें लगा हुआ हो, तो है को दर्शाने के लिए, है तो हम हिंदी में लगा देते हैं, संस्कृत में लगाने के लिए हम कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। प्रत्यय यानी छोटे छोटे से अक्षर होते हैं, छोटे छोटे से अक्षर होते हैं जो हम लगा देते हैं, जिनसे कि क्या हो जाता है, उनमें है और हूँ और हो जुड़ जाता है। ठीक है ना, उस क्रिया में। तो भाई जो क्रिया कोई भी होती है, यहाँ हम लिख रहे हैं धातु रूप। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें क्रियाओं को देख के ही कर्ता को पहचानना है। तो भाई क्या लिंक होता है कर्ता और क्रिया में, क्या संबंध होता है, बोलिए ये संबंध होता है कि क्रिया कर्ता होने पे ही होती है, काम करने वाला नहीं होगा तो क्रिया होगी नहीं। तो भाई क्रिया किसके अनुसार चलती है, कर्ता के अनुसार। और कर्ता कितने तरह के होते हैं, बोले 3 तरह के होते हैं। उनको संस्कृत में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में। तो बोले कर्ता भी क्या 3 प्रकार के होते हैं, बोले हमें तो लग रहा था कि बस भाई सब जो भी काम कर रहा है वो करता है, लेकिन बोले इनकी कैटेगरी होती कैसी, बोले अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं जो शब्द है वो उत्तम पुरुष का कर्ता माना जाता है। अगर तुम लिखा हुआ हो कि तुम जाते हो, तुम पढ़ते हो, तुम खेलते हो, तुम भागते हो, तुम सोते हो, तुम जागते हो, तो तुम जो करता है वो मध्यम पुरुष का माना जाएगा। और बोली प्रथम पुरुष की, बोली पूरी भीड़, मैं हो तुमको छोड़ दो तो बाकी मैं उत्तम तुम मध्यम, यानी मैं जो होगा वो उत्तम पुरुष का कर्ता माना जाएगा, तुम जो होगी वो मध्यम पुरुष का, और बाकी जितने भी काम करने वाले हो, कोई भी हो, हाथी घोड़ा बादल हवा पानी, लड़का लड़की आदमी औरत नेता, जो भी हो, कोई भी हो, नर्तक हो श्रोता हो, कोई भी काम करने वाला होगा, उसके लिए प्रथम पुरुष की क्रियाएं आप लगाओगे। अब कहें लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, और हमारे बादल गरजते हैं, हवा चलती है, जो भी है, तो उसमें चलती है, पढ़ती है, पढ़ता है, गरजते हैं, है जुड़ रहा है कि नहीं, क्रिया में जुड़ रहा है। वो है को जोड़ने के लिए क्या करोगे आप, बोले चलता है ही लिख दोगे क्या, संस्कृत में नहीं लिखोगे। आपने जैसे मान लीजिए लिखा चलता है,
तो है को जोड़ने के लिए उसमें आप एक वचन के रूप में ती लगाओगे। बोले दो चलते हैं तो कहेंगे चल तो कह ही दिया, हो जाएगा। तह लगा दो तो हैं, दो वाले हैं जुड़ जाएगा कि दो चलते हैं। और यहाँ पे अगर आपने अंति लगा दिया तो इसका मतलब है यानी कर्ता जो काम करने वाले हैं वो बहुवचन में है, इसीलिए वहां पे बहुवचन लगा दिया। एक चलता है, दो चलते हैं, बहुत सारे चलते हैं। तुम चलते हो तो यहाँ पे हो जाएगा चलसी, ठीक है। बोले दोनों वो ज्यादा दो तुम दोनों चलते हो तो हो जाएगा चलथ। और बोले बहुत सब चलते हैं, तुम सब चलते हो तो हो जाएगा चलत। मैं चलता हूं तो चलामी, ठीक है। बोले हम दोनों चलते हैं, मैं भी तीन उसमें वचनों में बन सकता है ना। मैं अकेला भी हूं और मेरे संग में एक दो आ गया तो हम दोनों हो गए। मेरे साथ में दो चार लोग और बैठ के पढ़ने लगे तो हम सब हो गए, तो मैं तीन वचनों में बन गया। ऐसा नहीं कि हमारी कोई कार्बन कॉपी हो गई, हम डुप्लीकेट बन गए, नहीं, हमारे साथ में जुड़ गए लोग, तो मैं, हम दोनों और हम सब, तो उनके लिए ये उत्तम पुरुष की क्रियाएं बनाई जाती हैं। तो चलामी, चलावह और चलामह, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से क्रियाएं आपकी लगाई जाती हैं। तो अब क्रिया यहाँ पे कुछ भी बदल जाए, चाहे चल हो जाए, चाहे पट हो जाए, चाहे गम हो जाए, चाहे हस हो जाए, चाहे धाव हो जाए, ती तह अंति प्रथम पुरुष के कर्ता के लिए लगाई जाएगी, सी थह था मध्यम पुरुष के लिए, और आमी आवह आमह हमारे उत्तम पुरुष के लिए लगाई जाती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से क्या कनेक्शन मिल रहा है, अब यहां से क्या कनेक्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे आप पहचानेंगे ये क्या लिखा है ती, यहाँ क्या लगा है ती, यहाँ क्या लगा है अंति, यहाँ क्या लगा है स्तः, यहाँ क्या लिखा है ती। तो ती तह अंति आपको कहाँ मिल रहे हैं, प्रथम पुरुष की क्रियाओं में मिल रहे हैं। अच्छा, तो चलो मध्यम उत्तम हमने मिटा दी कि मैं और तुम कर्ता यहाँ नहीं आए हैं, यहाँ पे केवल प्रथम पुरुष की कर्ता आए हैं, ठीक है ना। मैं और तुम नहीं है, नहीं है तो हमें क्या पहचानना है, हमें ये पहचानना है कि कर्ता अगर एक वचन का होगा तो उसके साथ में ती वाली क्रिया जुड़ी हुई होगी, द्विवचन वाला कर्ता होगा तो उसके साथ में तह वाली क्रिया जुड़ी होगी, और जिसके संग में अंति लगा होगा हम समझ लेंगे कि उसमें जो कर्ता बना हुआ है वो बहुवचन वाला आना चाहिए। इसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि कर्ता कौन सा ढूंढो। तो यहाँ लगा है ती कहाँ आता है, प्रथम पुरुष के एक वचन में, मतलब कर्ता एक वचन का होना चाहिए। तो यहाँ देखिए विश्राम गृहे, ये द्विवचन, विश्राम गृहम एक वचन, विश्राम गृह, बोले ये तो गलत, क्योंकि गृह जो शब्द है वो कभी भी पुरलिंग होता ही नहीं है। गृह के जो रूप बनते हैं नपुंसक लिंग वाले बनते हैं। घर क्या है, पुरलिंग है क्या, नहीं है। तो गृहम गृहे गृहाणी, तो बोलिए ये तो गलत ही है। अगर इसमें है प्रथमा विभक्ति दिख रही है, लेकिन गृह में ये पुरलिंग की प्रथमा विभक्ति नहीं आ सकती है, बालक जैसे रूप बने हैं। तो उत्तर हमारा क्या बनेगा, बोली जब एक वचन की ती लगी है तो हम यहाँ लिखेंगे विश्राम गृहम, क्या लिख देंगे, विश्राम गृहम। अत्र यानी यहाँ विश्राम घर है। विकसति, ती लगा हुआ है, कर्ता एक वचन का आना चाहिए। बताइए कौन सा आएगा, कमलम कमले या कमलह, बताइए। तो कमल कैसा होता है, नपुंसक लिंग होता है, तो पुरलिंग जैसा तो उसका रूप बनेगा ही नहीं। कमलम यानी एक वचन, कमले यानी द्विवचन। तो बताइए जैसे फलम फले फलानी, तो यहाँ लिख लेते हैं कि एक वचन में रूप क्या बनता है, फलम, दो होंगे तो बन जाएगा फले, और बहुत सारे होंगे तो बन जाएगा फलानी, ठीक है। तो बताइए ये एक वचन का, ये द्विवचन का, तो एक वचन की क्रिया कौन सी है, ती, तो यहाँ पे ती लगी हुई है, तो एक वचन का कर्ता उठा के हम लिख देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा कमलम, कमलम विकसति, ठीक है ना। अब क्या लिखा है, संति, मधुराणी, देखिए उसका विशेषण भी कैसा, मधुराणी, ये भी बता रहा है कि बहुवचन का कर्ता लेके आओ या संज्ञा लेके आओ, और ये संति भी कह रही है कि बहुवचन का ही कर्ता ढूंढो। तो बताइए बहुवचन का कौन सा बनेगा, कदली फलम, कदली फले या कदली फलानी, तो कहेंगे कदली फलानी, ये बहुवचन का, फलम फले फलानी, तो यहां हो जाएगा कदली फलानी,
कदली फलानी मधुराणी संति, यानी केले मीठे हैं। ठीक है, अब इनको हम इरेज करते हैं, थोड़ा सा हटा दे। चलो अब देखिए, अब फिर से ढूंढिए तीसरे वाले में क्या बन रहा है। स्तः, तो ती तह, तह कब आता है? द्विवचन के लिए। तो द्विवचन का कौन सा रूप बनेगा? जैसे फलम फले, तो पुस्तकम पुस्तके, तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा? पुस्तके। तो क्रिया को देख के आप कर्ता लगा सकते हो, कर्ता को देख के क्रिया लगा सकती हो, क्योंकि दोनों ही समान कैसे होने चाहिए? समान वचन के होने चाहिए। चलती, बोले चलती, तो बताइए ती लगा हुआ है, तो ती किसके लिए आता है? एक के लिए, तो क्या कहेंगे? व्यंजनम, व्यंजनम चलती, व्यंजन चलते हैं क्या? या व्यजनः, व्यजनः चलता है। अब व्यजन किसको कहा जाता है? पंखे को क्या कहा जाता है? व्यजन किसको क्या कहा जाता है? पंखे को कहा जाता है। पंखा कैसा होता है? कैसा होता है? नपुंसकलिंग होता है। नपुंसकलिंग होता है तो उसके क्या पुल्लिंग जैसे रूप बनेंगे? बोले नहीं बनेंगे। व्यंजनम कहेंगे क्या उसको? बोले नहीं कहेंगे। तो क्या बन जाएगा? व्यजनम, क्योंकि एक वचन का करता है तो कर्ता एक वचन वाला और शुद्ध वाला उठा के लिखेंगे। हम गलत सलत नहीं उठाएंगे। ऐसा नहीं देखेंगे कि माँ हलंत देख लिया और हमने कहा अरे यही हो गया एक वचन वाला, यही है एक वचन का, लेकिन ये इसको रूप तो पढ़ लो कि व्यजन लिखा है या व्यंजन लिखा है। व्यंजन चलते हैं क्या? क ख ग घ चल रहे हैं क्या? नहीं, पंखा चलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा व्यजनम चलती। ठीक है, इस तरह से ये आप कर्ता को देखे के क्रिया और क्रिया को देखे कर्ता लगाएंगे। चलिए, उचितम विकल्पम चित्वा चित्र से समक्षम लिखत, उचित विकल्प को चुनकर चित्र के सामने लिखना था। तो ये क्या लिखा हुआ था हमारा? रुमाल, हैंडकरचीफ, है ना। तो बताइए इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? हैंडकरचीफ होता है, यानी हाथ में लेने वाला वस्त्र। तो क्या कहेंगे इसको? कर, कर मतलब हाथ और वस्त्र, कर वस्त्रम। सूत्र का मतलब क्या होता है? धागा, है ना। पात्र का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें हम कुछ सामान रख सके, तो वो पात्र हो गया। लेकिन ना तो ये पात्र है और ना ही सूत्र है, ये हो गया हमारा कर वस्त्रम। सीढ़ियों को क्या कहा जाता है? संगणकम, कंप्यूटर कहा जाता है। द्वारम, ये द्वार है क्या? दरवाजा है क्या? सोपानम, सीढ़ियां हैं, सोपान है। सीढ़ियों को क्या कहा जाता है? सोपानम। अब सामने क्या देख रही है? खिड़की दिख रही है आपको, तो क्या कहेंगे? विमानम, विमान है क्या ये? खनित्रम, क्या कुदाली है क्या? तो लेकिन क्या है? ये तो खिड़की है, तो क्या कहते हैं उसको? वातायनम। क्या कहते हैं? वातायनम। क्या दिख रहा है आपको? आम दिख रहा है, आम को क्या कहेंगे? नारिकेल, नारियल कहेंगे। कदली फलम, केला है क्या? नहीं, आम्रम, आम है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? सही अर्थ बन जाएगा। ये क्या लगा हुआ है बताइए? क्या दिख रहा है आपको? पंखा। उपनेत्रम, चश्मा है क्या ये? व्यजनम, पंखा है या कंकतम है? बताइए, कंगा है क्या ये? कंकतम किसको कहा जाता है? कंगे को। व्यजनम किसको कहा जाता है? पंखे को। उपनेत्रम किसको कहा जाता है? चश्मे को। उपनेत्रम, नेत्र यानी आंखों के पास में रहने वाला कौन होता है? चश्मा। उपकार क्या होता है? पास में, सबसे समीप रहने वाला, उपनेत्रम। अब ऐसे ही देखिए, अब फिर से वो क्रियाएं आ गई, तो देखिए कर्ता पहचानिए, उसके साथ में क्रियाएं वचन के अनुसार बताना, ठीक है ना। पुष्पाणि, फलम फले फलानी, कितना वचन है? बोले बहुवचन। क्रिया कौन सी आएगी? ती तह अंति, तो हो जाएगा विकसंति। समझ गए? कहा बालिके, बालिके शब्द कैसा बना है? बालिका, बालिके, द्विवचन वाला। क्रिया कौन सी आएगी? गच्छतः। पतंती, ती तह अंति, क्रिया आई है बहुवचन वाली, तो कर्ता हम ढूंढेंगे बहुवचन वाला। बोले पर्णम, पर्णे, पर्णानी, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या? अस्ति है, ती तह अंति, ती किसके लिए आता है? एक वचन के लिए, तो क्या आएगा? उद्यानम, उद्याने, उद्यानानी। उत्तर क्या बन जाएगा? उद्यानम, एक वचन वाला। अस्ति, फिर से एक वचन वाली बात आई, तो वातायन, वातायनः तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये पुल्लिंग जैसा रूप बना दिया इन्हें, अशुद्धि करके लिख दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो कह देना वातायन खिड़की होती है, वो पुल्लिंग नहीं होती ना, स्त्रीलिंग होती है। तो पुल्लिंग जैसा क्यों रूप बनाया? हम नहीं बनने वाले बेवकूफ, चलो हमने हटा दिया उसको। फिर कहा लेकिन एक खिड़की, ये वातायनम का मतलब हुआ एक खिड़की, वातायनी का मतलब दो खिड़कियां। तो यहाँ पे हम कौन सी खिड़की लेंगे? बोले एक वाली, तो हो जाएगा वातायनम।
ठीक है, क्योंकि जो क्रिया है वो एक वचन वाली लगी हुई है। समझ गए? तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है। अब तो समझ में आ रहा है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए समझिए, अब यहाँ पे भी क्रियाएं ही चल रही हैं। अब जैसे लिखा है पर्णम, पर्ण को किसको कहा जाता है? पत्ते को। पर्णम क्या होगा? पतति या उत्पतति? पतति यानी गिरता है या उड़ता है? बताइए, पत्ता पेड़ से वृक्ष से होकर हवा चल जाए तो कुछ दूर तक तो उड़ सकेगा, लेकिन गिरेगा जरूर, है ना? तो पत्ता गिरता है। पत्ता गिरता है या उड़ता है पंख लगा के? बोले नहीं। तो बोले उत्तर क्या आएगा? पतति, क्योंकि पर्ण एक वचन भी है। पत्ता और क्या क्रिया कर सकता है? वो पत यानी गिरने की या उत्पत उड़ने की? बोले गिरने की, तो कहेंगे पर्णम पतति। मित्रम पत्रम, मित्र पत्र क्या करता है? हसती, हंसता है, लिखती लिखता है, तो कहेंगे लिखती। पुस्तकानी सुंदराणी, पुस्तकानी सुंदराणी, पुस्तकें जो हैं वो सुंदर हैं। सुंदर, अब बताइए सूच्यति, सूचित कर रही है या संति हैं? तो कहेंगे ये बहुवचन है, तो क्रिया बहुवचन वाली संति आएगी, एक वचन की हम क्यों लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। पुष्पाणी, पुष्पाणी बताइए विकसंती, विकसित होती है या कूजंती, कूजते हैं? बताइए, कलरव करते हैं, आवाजें निकालते हैं चिड़िया की तरह पे, या विकसित होते हैं? तो कहेंगे विकसंती। और यहां से भी मैच किया कीजिए कि ये बहुवचन का है, तो क्रिया बहुवचन की लगी कि नहीं? लगी है। बसयानम, बसयान क्या करता है? चलती या डोलती? डोलती है या फिर हिलती डुलती है या चलती है? तो कहेंगे चलती, तो हम चलती लिख देंगे। और देखिए वचन पहचान लीजिए, एक वचन में एक वचन का लगा होगा, दो वचन में दो वचन की। देखिए अब अगला प्रश्न दिया था हमने, चित्रम दृष्टवा संस्कृत पदम लिखा। चित्र को देखकर संस्कृत पद आपको लिखना था। क्या कहते हैं चश्मे को? उपनेत्रम। कमल है तो कमलम। कंप्यूटर को क्या कहते हैं? संगणकम। सम यानी अच्छी प्रकार से गणना करने वाला। नाम ऐसे ही हवा में नहीं रखा, उसके शब्द का अर्थ भी है सं, यानी अच्छी प्रकार से, गणना करने वाला, अच्छी तरह से सही, हर चीज का सही गणना करने वाले को यंत्र को संगणकम कहते हैं। पत्ते को क्या कहते हैं? पर्णम। खिलौने को कहें क्रीडनकम, जिससे खेल आ जाए। नारिकेलम यानी नारियल। ठीक है, अब आते हैं हम वर्ण संयोजन पर। तो जिसमें कि यहाँ पे आप देखिए भाई, आधे व्यंजन के बाद जो स्वर होता है उसको हम उसकी मात्रा के साथ में जोड़ते हैं, सीधा सीधा कभी नहीं लिखते हैं। वर्ण संयोजन हमने यहाँ से सिखाया है। तो आधे व्यंजन में जब अ मिलेगा तो वो क्या करता है? अ, उसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन वो उस व्यंजन को पूरा कर देता है, तो स हो गया पूरा। फिर ङ क्या किया? आधा जैसा का तैसा लिख दिया गया, क्योंकि उसके बाद कोई स्वर नहीं था। फिर ग के बाद स्वर था, तो ग को भी अ ने पूरा कर दिया, तो यहाँ हम लिख देंगे ग। ठीक है, इसको सही करके लिख दीजिए। हम लिखेंगे स, फिर इंगा आधा, फिर ग पूरा, फिर ण के बाद भी आ है तो हमने ण को भी पूरा लिख दिया, क के बाद भी आ है तो क भी को पूरा लिख दिया, फिर म हलंत आया तो हमने इस प्रकार से लिख दिया संगणकम। ठीक है ना। अब ऐसे ही देखिए, स के बाद कौन सा स्वर है? स आधा है, उसके बाद कौन सा स्वर है? उ। तो क्या आप ऐसे लिखेंगे? क्या उसको ऐसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे? नहीं, ये जो ऊ है या जो भी स्वर होगा वो अपनी मात्रा के साथ में उसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन गया सु। फिर त और रा से क्या बनता है हमारा? त्र। लेकिन जब तक उसमें स्वर नहीं जुड़ेगा तब तक व्यंजन, चाहे दो व्यंजन इकट्ठे हो जाए, चाहे चार व्यंजन हो जाए, वो पूरे नहीं हो सकते जब तक कि उसमें स्वर ना जुड़े। तो स्वर कौन सा जुड़ा? अ जुड़ा तो त्र हो गया पूरा, और माँ को लगा दिया आधा। ठीक है, ऐसे ही ऊ को हमने भाई आगे आने वाला जो स्वर है वो जैसा का तैसा रखा रहता है, लेकिन अगर इसके पहले कोई अगर व्यंजन आधा होता तब ये ऊ ऐसा ना लिख के अपनी मात्रा के साथ में आता। लेकिन अभी हमारे सामने क्या कोई व्यंजन है ही नहीं, तो ऊ को हमने जैसा लिखा। द आधा है और या हमारा हो गया। या कैसा? या भी पहले आधा रहेगा, लेकिन बड़ा आ मिलेगा तो ये हो जाएगा या। अच्छा, द और य से एक संयुक्त वर्ण ऐसा बनता है जो ये द होता है और उसी में य बना देते हैं, तो इसको द्य कहते हैं। विद्यालय में, हमारा उद्यान में, हमारे विद्यालय में, उद्यम में, तो जहां द और य मिलते हैं तो वो हमारे संयुक्त वर्ण बन के एक द्य बना देते हैं। तो द्य बना आधा, लेकिन द और या से द्य तो बन गया, लेकिन आ मिला तो तब वो जाके पूरा हुआ, तो ये हो गया हमारा द्या। फिर इसके बाद ना को पूरा किया और फिर लगा दिया मा हलंत, तो ये बन गया उद्यानम। ठीक है, यहाँ पे गा का लोप हुआ है, जोड़ लीजिएगा उसको। फिर क और र,
क में क्या जुड़ रहा है, आधा का तब तक हम रखेंगे। र है, र भी जोड़ दिया, लेकिन ये जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक इसमें स्वर नहीं लगे, बोले स्वर आ रहा है बड़ी की मात्रा, तो ये हो गया क्री, तब तक आधा ही रखेंगे। फिर इसके बाद ड में आ जोड़ा है तब तो फिर डा को भी पूरा कर देते हैं। न में भी आ जोड़ा है तो ना को भी पूरा लिखे देते हैं। क में आ जोड़ा है तो का को भी पूरा लिखे देते हैं। फिर आ जाते हैं माँ, अपने कुछ नहीं जोड़ना है तो माँ के बाद कोई स्वर है ही नहीं तो माँ को जैसा कहते ऐसा आधा। इस तरह से ये होता है हमारा वर्ण संयोजन। अब वही विच्छेदन यानी तोड़ना है तो प में कौन सा स्वर छुपा हुआ है, अ, तो हमने उसको बाहर निकाला। फिर इसके बाद पा के बाद जो आगे वाला व्यंजन है उस पर कोई एक रा चढ़ गया ऊपर जाके, तो वो कहाँ से आता है, बोले आगे फालतू नहीं बैठता, वो आगे वाले स्वर पे चला जाता है। तो कभी भी आगे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है। तो कभी भी आपको किसी व्यंजन के ऊपर रा दिखे तो समझ जाना कि वो उसके पहले आधे रूप में आया था, लेकिन उसको बीच में आधा लिखना अच्छा नहीं लग रहा था उसको, इसलिए वो क्या जाके ऊपर जाके चला गया। तो ये हो गया र आधा। ऋणा में क्या कौन सा स्वर था, आ था, अलग कर दिया, माँ हलंत कर दिया। व को तोड़िए, व बड़े आ से मात्रा से साथ में तोड़ा, वाह। त में से आ बाहर निकाल दिया। य सिर्फ पूरा है मतलब उसमें अ जुड़ा है। न भी पूरा है अर्थात ना को आधा करके उसका आ बाहर निकाल दिया और माँ अलग कर दिया। कंकतम तो क में कौन सा है, अ। इंगा कैसा है, आधा। क में कैसा है, अ। ता में क्या है, अ, और माँ अलग। कदली फलम, क में क्या छुपा है, अ, तो हो गया क। द में क्या है, अ। ला में कौन सी मात्रा है, ई। फ में क्या है, अ। ला में क्या है, अ, और माँ। तो ये हो गया आपका वर्ण विच्छेदन। ठीक है। अधोदत्तान तालिकाम पूर्यत, नीचे दी हुई तालिका को पूरा कीजिए। जैसे कमलम, कमले, कमलानी। वानरह, वानरऊ, अब यहाँ पे आपको वानरऊ लगा हुआ तो देखिए द्विवचन में औ की मात्रा कौन से शब्द रूपों में आती है, पुरलिंग वालों में। बालकह, बालकऊ, बालकः, तो वानर एक वचन में क्या बन जाएगा, वानरह, बहुवचन में बन जाएगा वानराह। जैसे बालक बनता है बालकः, बालकऊ, बालकाः, वानरः, वानरऊ, वानराः। कमल कैसा था, नपुंसकलिंग, इसलिए उसके नपुंसकलिंग जैसे रूप बनाए गए, कमलम, कमले, कमलानी। दोले, दोला क्या होता है, झूला, इसका मूल रूप क्या होता है, दोला। आ की मात्रा लग जाती तो स्त्रीलिंग हो जाता है, जबकि झूला स्त्री पुरुष कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें बड़े आ की मात्रा ने उसको स्त्रीलिंग बना दिया, तो क्या हो गया, दोला। ठीक है, तो उसके बालिका जैसे रूप बनाएंगे, बालिका, बालिके, बालिका, तो दोला, दोले, दोला। पर्णम, पर्ण क्या है, पत्ती, पर्णम क्या है, पत्ती है, तो हम क्या कहेंगे, उसके फल जैसे रूप बनाएंगे, फलम, फले, फलानी, पर्णम, पर्णे, पर्णानी। ठीक है। पुष्प, फूल को क्या कहेंगे, यहाँ लिखा है पुष्पाणी, पुष्प के रूप बने हुए हैं, तो एक वचन में क्या बनेगा, पुष्पम, द्विवचन में पुष्पे और बहुवचन में पुष्पाणी। ठीक है। अच्छा, एक अभी तो थोड़ी सी दिमाग में एक कोई बात आई कि नहीं आई, कुछ अलग दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, बोले ये दिखाई दिया आपको कि यहाँ पे ये बताइए नी लगा हुआ है, नी लगा हुआ है और यहाँ पे अणी लगा है, तो ऐसा क्यों हुआ, तो बोले ये नी और नी का सिस्टम ऐसा है कि अगर किसी पद में, भाई ये जो पद है पुष्प लिखा है ना, तो इसमें अगर आपके साथ में अगर र और श अगर है इस पद में, तो आगे आने वाला जो नी है वो णी में बदल जाता है। ठीक है, तो ये इसमें समस्या हुई थी, इसमें कमल में नहीं था र, इसलिए नी लगा दिया गया, लेकिन इसमें ये जो श लगा था इसने इसको नी बना दिया। तो आपने राम में भी देखा होगा कि बालक बनता है हमारा बालकेन और राम बन जाता है रामेण, दोनों में तृतीया विभक्ति ही लगी हुई है, दोनों में तृतीया विभक्ति एक वचन है, लेकिन दोनों में ये परिवर्तन हुआ। ऐसे ही देखिए बाल का नाम और रामाणाम, राम में नाम लगा देते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही सर्वनाम वाले पूरे कीजिए। ते लगा है, ते किसका हो सकता है, द्विवचन वाला, बोले ते द्विवचन में दो जगह आता है, स्त्रीलिंग वाले में भी ते आता है और नपुंसकलिंग में भी आता है, क्योंकि सा ते ताह और तत् ते तानी, तो यहाँ पे अगर स्त्रीलिंग वाला जोड़े तो सा ते ताह होगा, और अगर इसको नपुंसकलिंग मान रहे हैं तो तत् ते तानी से भी ये अपनी तालिका पूरी हो जाएगी। एतानी कब आता है, नपुंसकलिंग में, नी जुड़ा हुआ है नपुंसकलिंग, तो क्या बनेगा, एतत् एते एतानी, एषः एतौ एते, सा ते ताः किम के कानि,
तो ये अपने हो गए कैसे, लिंग के अनुसार सर्वनामवाची शब्द। अब देखिए संस्कृत लिखन, संस्कृत में लिखिए, खेत को क्या कहते हैं, क्षेत्रम। छाता को क्या कहते हैं, छत्रम। नारियल को क्या कहते हैं, नारिकेलम। किताब को क्या कहते हैं, पुस्तकम। पत्ता को क्या कहते हैं, पत्रम। कंगन को क्या कहते हैं, कंकणम। क्या कहते हैं, कंकणम। और कंकतम किसको कहते हैं, कंकतम किसको कहते हैं, कंगे को। अगर यहाँ पे कंगा होता तो उसको कहते कंकतम, और हमारा क्या है, कंगन है, तो उसको कहेंगे कंकणम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखा है प्रत्येकम स्तंभात उचितम पदम आदाय वाक्यानि रचित। यहाँ पे क्या करना है आपको, अभी देखिए यहाँ पे जो अभी हमने शुरुआत में आपको थोड़ा 10-20 मिनट जो चीज़ पढ़ाई थी उसमें हमने एक बात बोली थी, याद है क्या, क्या बोला था हमने, हमने आपको बोला था कि प्रथमा विभक्ति किसको बनाने के लिए होती है, कर्ता को बनाने के लिए होती है। अर्थात यहाँ पे श्रमिका, घटिका, शौचिका, शौचिकः, बसयानम, सुवर्णकार और कृषिकः, ये सब में प्रथमा विभक्ति लगी है। ये आकारांत है, स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुरलिंग है, ये नपुंसकलिंग है, ये पुरलिंग है, ये पुरलिंग है। इन सभी में क्या लगी हुई है, प्रथमा विभक्ति, क्योंकि ये सभी कर्ता हैं, काम कर रहे हैं। कर्ता भी नहीं होते, संज्ञा होते, तो संज्ञा या कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति लगा दी गई। ठीक है, पहले शब्द रूप की पहली लाइन का प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ देखिए लिखा है खनित्रम, रेल स्थानकम, क्षेत्रम, समयम, वस्त्रम, अंगुलीयकम, सब में माहलंत लगा। तो हमने आपसे क्या कहा था कि प्रथमा विभक्ति के बाद जो द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति यानी शब्द रूपों की जो दूसरी लाइन होती है, जैसे कि अगर राम को की दूसरी लाइन देखी जाए तो बनता है राम, प्रथमा विभक्ति में बना रहा था रामः, रामौ और रामाः, तो वही हमारी द्वितीय विभक्ति में बनता है रामम, रामौ, रामान। स्त्रीलिंगवाची शब्द क्या बनता है द्वितीय विभक्ति में, स्त्रीलिंग मान लीजिए लता, तो क्या बनेगा, लताम। द्वितीय विभक्ति में स्त्रीलिंगवाची शब्द बनेगा लताम, लते, लताः। और कोई नपुंसक लिंगवाची जो शब्द होगा वो द्वितीय विभक्ति में कैसा बनेगा, बोले जैसा प्रथमा में बना था तैसा ही द्वितीय में रहता है। बोले फलम फले फलानी, जैसा का तैसा रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में जो लिखी हुई चीजें हैं वो कर्म आ गई हैं। कर्म यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाह रहे हैं वो है कर्म, और कर्मणि द्वितीय, इन सभी में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। सभी में एक समानता देखी, द्वितीय विभक्ति का एक वचन में सब में माहलंत आया ना। तो एक वचन में अगर कोई कर्म है तो उसमें तो माहलंत हो गया, द्विवचन में अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ राम हो गया, यहाँ लते हो गया, यहाँ फले हो गया। ठीक है, जैसा भाई अंत होता है, जिस स्वर से अंत होता है जिस शब्द का, उसके रूप वैसे परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें वाक्य बनाने हैं, जैसे श्रमिका, श्रमिका किसको कहते हैं, काम करने वाली को। अब श्रमिका क्या काम करेगी, सूचयति, सूचित करेगी, चालयति, चलाएगी, रचयति, रचना करेगी, कर्षति, जोतेगी, गच्छति, जाएगी, या सीव्यति। अब यहाँ पे बताइए हमारे सामने श्रमिका, अब श्रमिका जो है अब देखें कि सूचित कर रही है, चालयति, चला रही है, रचना कर रही है, कर्षण कर रही है, जा रही है, या सीव्यति है। तो बोले कर्षति तो नहीं आएगी, जोत रही नहीं है, सूचित कर नहीं रही है, रचना अब देखेंगे कर्म के हिसाब से भी देखेंगे, अभी देख लेते हैं। कर्म पहले ढूंढ लेते हैं कि श्रमिका यानी जो काम करने वाली मजदूर कोई औरत होती है उसको श्रमिका कहते हैं, उसका कर्म क्या होगा, खनित्रम, खनित्रम यानी कुदाली है ना, जिससे खुदाई करते हैं वो होगी। रेल स्थानकम, रेल स्थानक को यानी रेलवे स्टेशन होगा। खेत होगा, अच्छा खेत भी हो सकता है और खनित्रम भी हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं। समय, बोले समय को होगा क्या, बोले समय, बोले नहीं। वस्त्र नहीं, अंगुलीकम नहीं, क्योंकि हमारे पास और भी तो जो बाकी के भी तो हैं हमारे पास कर्ता, उनके हिसाब से देख ले। क्योंकि घटिका क्या है, घड़ी, तो घड़ी का कर्म क्या बन रहा है, बोले समय। शौचिका, शौचिका यानी क्या हो गया, दर्जी, दर्जी का क्या बनना है, वस्त्र बनना है। बसियान है, तो बसियान बताओ क्या कुदाली चलाएगी या खेत में जाएगी या
अंगूठी बनाएगी, बोले रेल स्थानकम, तो बोले रेल स्थानकम इसका कर्म बन रहा है। सुवर्णकार सुनार क्या करेगा, बोले अंगुलीयकम बनाएगा, अंगूठी बनाएगा। कृषक क्या करेगा, बोले किसान कहाँ जाएगा, खेत में जाएगा। तो श्रमिका क्या चलाएगी, बोले वो खनित्रम यानी कुदाली चलाएगी, फावड़ा जिसको कहते हैं ना उसको। तो बोले ये हो जाएगा। अब चलो हमने सबको हमें कर्म मिल गए कि श्रमिका खनित्रम। अब श्रमिका खनित्र को, क्योंकि द्वितीय विभक्ति लगी है इसलिए अब हम इसमें को का अर्थ जोड़ सकते हैं। हिंदी में जब उसका परिवर्तन कर रहे हैं तो कहेंगे श्रमिका खनित्रम, सूचित कर रही है, चला रही है, रचना कर रही है, कर्ष कर जोत रही है, जा रही है या सिल रही है, तो कहेंगे वो श्रमिका जो है खनित्र को चालयति चलाती है। घटिका समय को सूचित करती है। सोचिका वस्त्र का क्या करता है, वस्त्र को सिलता है। बसियान रेल स्थान को जाती है। सुवर्णकार अंगुलीयकम यानी अंगूठी की रचना करता है और कृषक क्षेत्र को कर्षण करता है। तो इस तरह से ये जो दूसरे वाले शब्द आए हैं ना, ये किस लिए आए हैं, आपको ये बताने के लिए कि कर्म अगर आ जाए हमारे वाक्य में, यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा यानी श्रमिका चलाने के द्वारा किसको चलाना चाह रही है, खनित्र को चलाना चाह रही है, फावड़े को चला रही है, तो वो उसका कर्म हो गया। और कर्मणि द्वितीया, उस कर्मवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है। घटिका समय को सूचित करती है, स्वच्छिक वस्त्र को सिलता है, बसियान रेल स्थान को जाती है, सुवर्णकार अंगूठी की रचना करता है और कृषक खेत को जोतता है। तो इस तरह से इनका मिलान करके आपको वाक्य बनाने थे, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है। श्रमिका खनित्रम चालयति, घटिका समयम सूचयति, शौचिकः वस्त्रम सीवयति, वसियानम रेल स्थानकम गच्छति, सुवर्णकारम अंगुलीयकम रचति और रचयति और कृषकः क्षेत्रम कर्षति। अब क्रियाएं जरा याद कर लीजिए। तीतः अंति सिखाई दिया है, तो विकसति, विकसतः, विकसन्ति, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, गायति, गायतः, गायन्ति, उत्पतति, उत्पततः, उत्पतन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ठीक है। तो ये हो गई क्रियाएं और इस तरह से ये टेस्ट पेपर हो गया पूरा। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये 3 पाठों के हमने टेस्ट पेपर आपको कर्ता, क्रिया और कर्म ये सारी चीजें सिखा दी, सर्वनाम सिखा दिए। अब आगे के पाठों में हम यही चीज फिर से रिवाइज नहीं करेंगे, तो इनको एक बार में ध्यान से अच्छी तरह से बिठा लीजिए, जिससे कि अब जो हम टेस्ट पेपर करवाएं उनका हम उत्तर बताएं और आप उसको समझ पाएं। उत्तर हम बताने के लिए हमें 10 मिनट नहीं लगते, हम 10 मिनट में आपको उत्तर बता के टेस्ट पेपर खत्म कर देते, लेकिन क्या मतलब निकलता कि आपने गलतियां करी। ध्यान कीजिए, आपने गलतियां की होंगी और वो गलतियां तब सुधरेंगी जब हम उसको सुधार करने का आपको तरीका बताएंगे, तब आप अपनी गलती पकड़ पाओगे कि हमने अच्छा ये चीज यहाँ पे लगाई थी इसलिए गलत हो रहा था, है ना। अब बताइएगा कि आपने टेस्ट पेपर को कितना सही किया, कितना गलत किया, और अब हमने जो समझाया उससे अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, या फिर अगर कुछ रह गए हों तो बताइएगा, कमेंट में कीजिएगा, हम कमेंट पढ़ के उनका आंसर दे देंगे आपको। ठीक है ना। कोशिश करते हैं आपसे इसी तरह से जुड़ने की। फिर धीरे धीरे जैसे ही अपने टेस्ट पेपर खत्म होंगे तो फिर हम लाइव भी आपका लेना शुरू करेंगे, जिसमें कि फिर लाइव में हम 1 शॉट रिवीजन आपको पढ़ा दिया करेंगे। एक 1 शॉट वीडियो बनाया और उसमें सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आराम से मिल जाएंगे। गूगल टैब पे हमारी वेबसाइट का नाम लिखिए magnetbrains.com, या फिर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उससे भी आपको सारे वीडियोस एक जगह मिल जाएंगे। क्लास पे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लास के लिए कौन कौन सी चीज़ें हो चुकी हैं। और हाँ, हिंदी मीडियम भी चैनल शुरू हो चुका है मैग्नेट ब्रेन्स का, तो जो भी बच्चे हो हिंदी मीडियम वाले उन्हें भी बताइए तो वो भी अपनी पढ़ाई का लाभ ले सके मैग्नेट ब्रेन्स चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वाले टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।